हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम वाइब्रेशंस ऑफ वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एज मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। इस टॉपिक में हम ये कंसिडर करेंगे कि एक इनफाइनाइट चेन है एटम्स की, ठीक है, जो कि अरेंज्ड है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम एक्स एक्सिस कंसिडर करें, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। तो इस एक्स एक्सिस के अलोंग, ये जो एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग हम इनफाइनाइट चेन ऑफ एटम्स कंसिडर करेंगे, जिसमें हर एक एटम का मास क्या होगा, स्मॉल एम। एंड अगर हम कोई भी दो एटम्स कंसिडर करें तो इनके बीच ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा स्मॉल ए, ठीक है। और ये जो स्मॉल ए डिस्टेंस है ये तब होगा जब हमारे जो इनफाइनाइट चेन है एटम्स की वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी, मतलब कोई भी उसमें डिस्टर्बेंस प्रेजेंट नहीं है, वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। तो इसे हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहेंगे बिटवीन टू नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स, ठीक है। अगर ये दो एटम्स कंसिडर करें तो इनके बीच में डिस्टेंस ए होगा। अगर हम कंसिडर करें कि ये वाला एटम और ये वाला एटम, तो इनके बीच में भी जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल ए ही होगा। ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगा जब कोई भी डिस्टर्बेंस प्रेजेंट नहीं होगी। देन हम ये कंसिडर करेंगे कि हर एक एटम जो है वो मासलेस स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। अगर ये वाला एटम कंसिडर करें और ये वाला कंसिडर करें तो ये एक दूसरे के साथ एक मासलेस स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होंगे। सिमिलरली अगर ये वाला एटम देखें और ये एटम जो कि एन पोजीशन पे है, ये भी मासलेस स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो सारे एटम जो हैं वो मासलेस स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड हैं, ये हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने अज्यूम किया है। और इनका जो फोर्स कांस्टेंट है वो एस कंसिडर करेंगे, और इसमें हुक्स लॉ जो है वो ओबे होगा। हुक्स लॉ होता है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। और नेगेटिव साइन आता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स। देन हम कंसिडर करेंगे कि जो नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स हैं वो ही इंटरेक्ट करेंगे। मतलब अगर हम कंसिडर करें ये एटम और ये एटम, ये ही दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। नेबरिंग एटम्स होंगे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे जो कि नियरेस्ट नेबरिंग एटम है, ठीक है। ये एटम जो है ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, देन ये वाला एटम इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। सिमिलरली जो यहाँ भी एटम प्रेजेंट होगा तो ये वाला एटम इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स के साथ ही इंटरेक्शन होगी। Then at equilibrium we assume that all the atoms are present at their original position. हमने स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसिडर किया है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारे पास दो एटम्स के बीच स्मॉल ए डिस्टेंस होगा और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशंस में पड़े हैं। इनमें कोई भी डिस्टर्बेंस प्रेजेंट नहीं है। बट अगर हम कोई भी वाइब्रेटरी मोशन दे दें, कोई भी डिस्टर्बेंस प्रोवाइड कर दें इस इनफाइनाइट चेन में, ये जो अपर केस है, ये वाला जो चीज़ है, ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। बट अगर हम डिस्टर्बेंस दे दें तो यही वाला केस जो है वो इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। जो ऊपर हमारे पास इनफाइनाइट चेन है वो है जब इक्विलिब्रियम स्टेट है, बट ये वाला केस जो है वो तब होगा जब हमने कोई भी डिस्टर्बेंस दे दी अपने इनफाइनाइट चेन में, ठीक है। तो जब कोई भी वाइब्रेटरी मोशन होगा तो सारे के सारे एटम्स जो हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि हमने उनमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर दी हैं, वो हुक्स लॉ को ओबे कर रहे थे, ठीक है। तो जब हम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेंगे तो ये सारे एटम्स जो हैं वो वाइब्रेशंस होंगे इनमें, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इनमें प्रोड्यूस होगा अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। एंड ये इसके वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से इलास्टिक वेव्स भी इनमें प्रोड्यूस होंगी। देन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि x1 x2 xn-1 xn xn+1 ये हैं, ये डिस्प्लेसमेंट्स होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड टिल जो भी n+1 एटम्स हम कंसिडर करेंगे। जैसे अगर हम अज्यूम करें कि अगर हम ये वाला एटम कंसिडर करें, ये ओरिजिनली यहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है, इस पोजीशन में प्रेजेंट था,
बट अगर हमने इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी तो हो सकता है कि ये जो एटम है वो इस पोजीशन पे आ जाए, ठीक है, इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना डिस्टेंस मूव किया वो अज्यूम करेंगे कि xn डिस्टेंस है। सिमिलरली जो एटम n+1 पोजीशन में पड़ा था, ओरिजिनल पोजीशन n+1 थी, तो डिस्टर्बेंस के बाद हो सकता है वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाए और वो अब इस पोजीशन पे आ जाए। तो इसका ओरिजिनल पोजीशन से अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, xn+1। सिमिलरली n-1 अगर एटम कंसिडर करेंगे तो हो सकता है वो इस पोजीशन पे आ जाए डिस्टर्बेंस की वजह से, तो इस ओरिजिनल पोजीशन से और ये न्यू पोजीशन जो है यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, xn-1। इसे हम ऐसे भी दे सकते हैं कि मान लो एक एटम है वो n पोजीशन पे पड़ा है, ठीक है, ये जो पोजीशन है वो है n, बट क्योंकि हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी तो हो सकता है वो इस पोजीशन पे आ जाए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसका कितना डिस्प्लेसमेंट है वो हमने अज्यूम कर लिया xn। सिमिलरली हमने सारे एटम्स के लिए यही अज्यूम किया है, ठीक है। तो ये सारे जो xn, xn+1, xn-1 है ये डिस्प्लेसमेंट्स हैं ड्यू टू डिस्टर्बेंस। देन यूजिंग हुक्स लॉ हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं जब अगर हम ये n एटम को कंसिडर करें, ठीक है, इसकी अब पोजीशन ये वाली हो जाएगी जब डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी। तो जब ये पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी तो ये जो हमारा स्प्रिंग होगा, जैसे अगर ये n पोजीशन वाला एटम है और ये है n+1 पोजीशन, तो ये एक मासलेस स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। ये वाला एटम हमने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर आ गया और ये वाला एटम अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे आ गया और स्प्रिंग हमारा ये है, ठीक है। तो हम नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे ये वाले स्प्रिंग की कि पहले वो इतना था, ठीक है, अब क्योंकि उस पर फोर्स लगा है तो वो कंप्रेस हो गया। तो वो जो नेट कंप्रेशन है हमारे स्प्रिंग में वो हमें फाइंड करनी है कि कितनी नेट कंप्रेशन हमारे स्प्रिंग में आई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम n एटम को अज्यूम करेंगे, ठीक है। उस n एटम पे n+1 एटम की वजह से कितना फोर्स है और n-1 एटम की वजह से कितना फोर्स है वो हम फाइंड करेंगे और उसके साथ हमारे पास जो कंप्रेशन है स्प्रिंग में वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। अगर हम यहाँ पे देखें कि n एटम पे n+1 एटम की वजह से कितना फोर्स है वो है s इंटू xn+1 - xn। ये कैसे आया, अगर हम अज्यूम करें ये वाला एटम n, उसमें डिस्प्लेसमेंट है xn, ठीक है, और n+1 में डिस्प्लेसमेंट है xn+1। तो अगर हम n एटम पे हमें ये फाइंड करना है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, मतलब कितना फोर्स उस पर लगा है, वो कितना, हमें पता है कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स होता है -k(x). तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने फोर्स कांस्टेंट अज्यूम किया है s, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये जो x है ये हमें फाइंड करना है कि n के ऊपर जब हमारे पास फोर्स लग रहा है तो स्प्रिंग जो है हमारा कितना कंप्रेस हुआ है, ठीक है। तो वो कितना होगा xn+1 - xn। मतलब अगर हमने माइनस कॉमन ले रखा है तो हम क्या लिखेंगे, xn -xn+1, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एटम है n एटम है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ मूव हुआ है और n+1 एटम जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव हुआ है, मतलब कि n+1 एटम ने नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। और जो हमारा n एटम है उसने xn पोजीशन जो xn डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव किया है, मतलब उसने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मूव किया है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, xn - xn+1, ठीक है। ये है कंप्रेशन, ये जो xn - xn+1 है ये है कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है, ड्यू टू n एंड n+1 जो भी डिस्प्लेसमेंट हुई है, जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है उसकी वजह से हमारा नेट कंप्रेशन स्प्रिंग में कितना होगा, xn - xn+1। और क्योंकि अब यहाँ पे नेगेटिव साइन ऑलरेडी बाहर है हमारे पास, तो ये नेगेटिव साइन हम अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, s इंटू xn+1 - xn। ये है फोर्स ऑन nth एटम ड्यू टू n+1th एटम।
ठीक है। ये जो n+1th एटम है, इसकी वजह से हमारे इस n के ऊपर कितना फोर्स है, ये उसकी वैल्यू है। बट अब क्योंकि ये जो हमारा nth एटम है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक और एटम है n-1 वाला, तो उसकी वजह से भी हमारे n के ऊपर फोर्स लगेगा एक, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर हम देखें तो उसकी वजह से n-1th एटम की वजह से हमारे nth एटम पे कितना फोर्स होगा, वो होगा s इंटू xn-1। जैसे हमने ये वाला फोर्स फाइंड किया था, वैसे ही हम ये वाला फोर्स भी फाइंड करेंगे। अब हम देखेंगे कि नेट फोर्स कितना लगा है हमारे nth एटम के ऊपर। ये जो वैल्यूज़ फाइंड करी हैं, ये हैं ड्यू टू n+1th एटम एंड n-1th एटम। अब फोर्स कितना है, टोटल फोर्स जो है nth एटम पे ऊपर कितना टोटल फोर्स है, वो क्या हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा n+1 वाला एटम है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ है और n-1 है लेफ़्ट साइड पे। तो हम क्या करेंगे, जो n+1 वाली जो हमारा फोर्स था, उसमें से हम n-1 की वजह से जो फोर्स था उसे माइनस कर देंगे। तो नेट फोर्स हमारा कितना आएगा, Fn इक्वल टू s xn+1 माइनस ऑफ xn माइनस s इंटू xn-1, ठीक है। ये वाले फोर्स में से हमने ये वाला फोर्स माइनस कर दिया, हमारे nth एटम के ऊपर टोटल फोर्स आ गया। अब हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज d2x/dt²। तो हम फोर्स को लिख सकते हैं, जो nth एटम के ऊपर फोर्स था वो लिख सकते हैं m इंटू d2xn/dt²। तो ये जो हमारा Fn था, यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ये कैसे आई, ये जो हमने नेट फोर्स फाइंड किया था, इसमें हम ब्रैकेट टर्म्स ओपन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, यहाँ पे -xn है और ये +xn था, तो ऑलरेडी नेगेटिव बाहर था, तो -2xn हो जाएगा। और xn-1 जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। एंड अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखना हो तो वो एक वेव को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिस्टर्बेंस दी है। हमने पहले भी कहा था कि एक इलास्टिक वेव प्रोड्यूस होगी, तो उस वेव का सॉल्यूशन क्या होगा, xn इक्वल टू a इंटू ई रेस्ट पर आयोटा ओमेगा t माइनस KNA। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे, जहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, 2π/λ एंड k इज़ द वेव वेक्टर, ठीक है। जिस भी डायरेक्शन में हमारी वेव मूव कर रही है उसके अकॉर्डिंग वो वेव वेक्टर होगा। ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव एंड NA इज़ द डिस्टेंस ऑफ nth एटम फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। जो NA है वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है nth एटम का, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इक्वेशन नंबर 2 जो है वो डिस्प्लेसमेंट दिखा रही है nth एटम की, ठीक है। जो हमारे nth एटम में टोटल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई है ड्यू टू n+1 एंड n-1, उसे डिनोट कर रही है। तो ये जो सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करके जहाँ भी हमारे पास n है उसको रिप्लेस कर देंगे n-1 और n+1 के साथ, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी ड्यू टू n-1 एंड n+1 एटम्स। तो हमारे पास xn-1 की वैल्यू क्या आएगी, a e रेज़ पर आयोटा ओमेगा t माइनस k n-1 इंटू a एंड xn+1 की वैल्यू आ जाएगी a e रेज़ पर आयोटा ओमेगा t माइनस k n+1 a, ठीक है। यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में हमने सिंपली n को n-1 और n+1 के साथ रिप्लेस किया है और हमारे पास इक्वेशन नंबर आ जाएगी 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ताकि हम इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट कर सकें और हमारी फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ई रेज़ पर आयोटा ओमेगा टी यहाँ पे है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई रेस्ट पर समथिंग, ई रेस्ट पर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई रेस्ट पर एक्स ही होता है। तो क्योंकि यहाँ पे ए ई रेस्ट पर आयोटा ओमेगा टी माइनस KNA है, ठीक है। ई की पावर हमारे पास एक और टर्म है, टी का ही फंक्शन कोई है हमारे पास, तो उसे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। टी के साथ हमारे पास आयोटा ओमेगा वाली टर्म होगी, तो फिर से डिफ्रेंसिएशन होगा,
हमारे पास आयोटा ओमेगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सिमिलरली डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, ठीक है। देन ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3, 4, 5, ये सारी इक्वेशन जो हैं, मतलब कि इक्वेशन नंबर 2 विच इज़ दिस वन एक्स एन वाली, देन एक्स एन -1, देन एक्स एन +1, देन हमारे पास ये जो d2xn/dt² मतलब इक्वेशन नंबर 5, ये सारी इक्वेशंस जो हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हम पुट कर देंगे। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई रेस्ट पार, ये जब हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, ये हमने सिंपली सारी जो इक्वेशंस थी हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। देन इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हम देखें ये सारी जो टर्म्स हैं, ई एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स हैं, इनमें से हम ई रेस्ट पर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए को कॉमन ले सकते हैं। कैसे? अगर हम ये वाली टर्म कंसिडर करें, इसे हम रीअरेंज करेंगे। ई रेस्ट पर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन +1 ए को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है इसे ओपन किया तो हम लिख सकते हैं -kn -ka। देन हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है ये हमें फॉर्म करनी है, तो यहाँ से ये जो ई रेस्ट पर माइनस आयोटा के ए है, मतलब ये वाली जो टर्म है इसे हम एक्सपोनेंशियल इसे हम अलग लिख लेंगे। जैसे हमें पता है कि ई रेस्ट पर x + y को हम लिख सकते हैं ई रेस्ट पर x इंटू ई रेस्ट पर y, ठीक है, ये हमें पता है। तो यही चीज़ हम यूज़ करके क्या करेंगे, ई रेस्ट पर माइनस आयोटा के ए को कॉमन ले लेंगे, अलग लिख लेंगे, प्रोडक्ट टर्म में लिख लेंगे हम एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली ये वाली जो टर्म है इसे हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हम पुट करेंगे तो हम ई रेस्ट पर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए को कॉमन ले सकते हैं, वो कैंसिल हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में। तो हमारे पास क्या बचेगा, -m ओमेगा² इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है, हमारे पास यही टर्म बचेगी। अब ये वाली जो टर्म है यहाँ पे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे और हमारे पास ये वाली टर्म आएगी जो कि क्या हो जाएगी 2 × cos के ए, क्योंकि cos x की वैल्यू क्या होती है ई रेस्ट पर आयोटा x प्लस ई रेस्ट पर माइनस आयोटा x अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारी cos की वैल्यू होती है, तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देन बाकी चीज़ें हमारी वैसे ही रहेंगी। 2 हम इस टर्म में से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास क्या बचेगा cos के ए -1। देन यहाँ पे हम cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है कि cos 2x इज़ इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, ये हमें फॉर्मूला पता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है cos के ए, लेकिन यहाँ पे cos 2x होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास डबल है तो यहाँ पे हमारे पास हाफ एंगल हो जाता है। अगर 2x है तो यहाँ पे हमारे पास x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ka है, तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो sin स्क्वायर ka/2 आ जाएगा, ठीक है। एंगल का हाफ करना है तो ka ऑलरेडी था, तो हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा ka/2। तो ये सारी हमने ट्रांसफॉर्मेशंस करी हैं। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, अब 1 -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये वाली टर्म आएगी। यहाँ से हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे 4s/m sin स्क्वायर ka/2, ये ओमेगा स्क्वायर है, हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, प्लस माइनस √4s/m एंड साइन स्क्वायर ka/2 था तो साइन ka/2 आ जाएगा। देन यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू लिख देंगे इस फॉर्म में, क्योंकि साइन ka/2 जो है इसका हमने मॉड इसलिए लिया है क्योंकि हमें ओमेगा की वैल्यू पॉजिटिव ही चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे साइन ka/2 में हमने मॉड यूज़ किया है। इसे हम कहेंगे डिस्पर्जन रिलेशन, ठीक है, ये हमारा डिस्पर्जन रिलेशन था। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, डिस्पर्जन रिलेशन तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्पर्जन ऑफ वेव पढ़ेंगे इन मोनो एटॉमिक लैटिस, और जो भी हमारे ब्रिलियंट जोन्स हैं वो उनकी भी हम स्टडी करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।